दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी के 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, आरटीआई एक्ट हमने जिसमें कंप्लीट कर लिया है और उसके 40 प्लस क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ की हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें हम 10 वीडियो मैथ की प्रैक्टिस करा चुके हैं 10 वीडियो में। ठीक है, यदि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम आईपीसी सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आज जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ सीआरपीसी के से रिलेटेड। ठीक है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धारा 2 जो सीआरपीसी की है, जिसमें परिभाषाएं दी गई है, उससे अवगत कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये धारा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कुछ आपको रटनी पड़ेगी। तो ये धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है, तो परिभाषाएं कौन सी में दी गई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीआरपीसी 1973 जो है, इसको स्वीकृति मिली थी 25 जनवरी 1974 को। जो डेट आपको पता होनी चाहिए, 25 जनवरी 1974 को जो है स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा, और ये लागू हो गया था आपका 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल डेट ध्यान रखनी है, ध्यान देना। कानून है 1973 का। ठीक है, 1974 में ये लागू हुआ था, अप्रैल फूल के दिन। ये आप ध्यान रख सकते हो, माइंड में याद रखने की 1 अप्रैल फूल। ठीक है, तो 1 अप्रैल को ये लागू हो गया था। अब इसमें धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले धारा 2A। ठीक है, 2A में जमानती अपराध के बारे में है। किसके बारे में? जमानती अपराध, जो अपराध बेलेबल्स हो, मतलब जिसमें बेल हो जाए। ठीक है, वो 2A में परिभाषित किया गया है। राइट, अब जो दूसरा अपराध है वो है आपका 2C, संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है, जिसमें इसका मतलब होता है, संज्ञेय अपराध को इंग्लिश में कहते हैं कोग्निजेबल्स। कोग्निजेबल्स ऑफेंस, अपराध। ठीक है, तो आप जैसे 2C है, 2C का मतलब है 2C कोग्निजेबल्स। इस तरीके से आप इसे याद रखिए, 2C, सी कोग्निजेबल्स मतलब संज्ञेय अपराध है, 2C है। ठीक है, अब 2D की बात करते हैं। 2D में जो है परिवाद की बात की गई है। देखो फ्रेंड्स, आईपीसी सीआरपीसी में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसको समझना काफी मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन उनके समझे बिना आप यहाँ आईपीसी सीआरपीसी को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो परिवाद का आपको पता होना चाहिए। परिवाद का मतलब होता है कंप्लेन करना। क्या होता है? कंप्लेन, जिसे धारा 2D में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2A में क्या है? जमानती अपराध है। 2C में क्या है? कोग्निजेबल्स 2C। ठीक, डी में क्या है? परिवाद को परिभाषित किया गया है, कंप्लेन कहते हैं जिसे। अब धारा 2G और H। जी में क्या है आपका? जांच, जांच को कहते हैं इंक्वायरी। ठीक है, पहले इंक्वायरी होगी फिर अन्वेषण। 2H में क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये दोनों आप साथ में याद रखिए, 2GH, 2G और 2H। पहले जांच हुई, इंक्वायरी हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। ठीक है, आई में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। असंज्ञेय का मतलब है नॉन कोग्निजेबल्स। ठीक है, ये आप इसे साथ में याद रख सकते हो, 2C और 2I। एक में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, दूसरे में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2N में जो है अपराध को परिभाषित किया गया कि अपराध होता क्या है। ठीक है, परिभाषा आपको याद नहीं रखनी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी धारा में कौन सी धारा किससे रिलेटेड है। राइट, और धारा 2O की बात करते हैं। 2NO में जो है थाने का भाषादर अधिकारी की बात की गई है। आप कह सकते हो कि ऑफिसर की बात की गई है। ऑफिसर चार्ज है जिसके हाथ में, किसका? पुलिस स्टेशन का। तो आप इसे जैसे 2O है, O का मतलब ऑफिसर,
ठीक है, ऑफिसर बाहर साधक अधिकारी जिस पर पुलिस स्टेशन का चार्ज है उसकी बात की गई है। धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है, इसे आप आर है तो रिपोर्ट से याद रखिएगा। ठीक है, आर आर 2R रिपोर्ट। ठीक है, 2S का मतलब है पुलिस स्टेशन की बात की गई है। तो ये धारा 2 थी जो सीआरपीसी की थी। धारा 2 के अंदर उपखंड दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें धारा 2A 2C है। ये मैं जो इम्पोर्टेंट है वे आपके लिए लाया हूँ। बाकी काफी है, 2 के अंदर जो परिभाषाएं हैं काफी 2A से 2Y तक का दी गई है जो टोटल परिभाषाएं है। ठीक है, लेकिन उनमें मैं सिलेक्टेड परिभाषाएं लाया हूँ कि कौन सी धारा के अंदर किसकी परिभाषा दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रिमांड कब क्यों लिया जाता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश करने के बाद या पूछताछ के लिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ कि धारा आपकी 57, कौन सी धारा? धारा 57 में जो है आपको ये बताया गया है, धारा 57 में आपको सीआरपीसी कहेंगे। ठीक है, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 है, जिसके अंदर बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना पड़ेगा, आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरोल किसे कहते हैं? कारावास की कुछ अवधि जेल में अच्छे आचरण से रहने के बाद कुछ विशिष्ट शर्तों पर समाज में रहने के लिए मुक्त कर दिया जाता है, या पैरोल सीमित अवधि के लिए मिलता है, या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जमानत के उपबंध दिए गए हैं? धारा 167 2 में, 389 में, 436 से 450 या उपरोक्त तीनों। तो इसका जो आंसर है वो है तीनों में। ठीक है, तीनों में दिया गया है जमानत के उपबंध। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पर सीआरपीसी की बात हो रही है, आईपीसी की बात नहीं हो रही। तो इन नाम में कंफ्यूजन मत होना। दंड प्रक्रिया वाला जो भी टोटल दंड से रिलेटेड है वो सीआरपीसी में दिया गया है। तो इसमें जमानत का जो उपबंध हो तीनों धाराओं में, तीनों वाले जो ऑप्शन थे 436 में भी, 450 में भी, 389 में, 167 में, तीनों में ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमांड किसे कहते हैं? थाने में गिरफ्तारी से 24 घंटे की गई पूछताछ को, या अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए मांगी अनुमति, या एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए मांगी अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूसेंस या आशंकित खतरे कि अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे होती है? जिला मजिस्ट्रेट को, या उपखंड मजिस्ट्रेट को, या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, या उपरोक्त सभी को? तो खतरे की जब बात होती है तो यहाँ पर आप सभी को जो है आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल बल प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उल्लंघन प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? धारा 120 में, धारा 125, धारा 129, या धारा 139। तो धारा 129 में जो है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उपबंध है। यहाँ पर धारा आपको 130 भी याद रखनी है, जिसमें हम मतलब भीड़ को जो है या जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करते हैं, सशस्त्र बल। ठीक है, जहां सशस्त्र बल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो धारा 130 है, जहां सिविल बल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर धारा 129 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यासिक अपराधियों को उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? 159 में, 110 में, या 121 में, या 125 में? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, अभ्यासिक अपराधों का उपबंध।
ठीक है। अब अभ्यासिक अपराधों को उपबंध का मतलब है जब किसी मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो जानकारी होती है कि उसके आपराधिक क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब चोरी करता है, ठीक है, या डकैती डालता है, या संरक्षक संरक्षण देता है, ठीक है, चोरों को, ठीक है, या चोरी की गई संपत्ति को रखता है, तो उसके विषय में बॉन्ड तैयार करता है ये मजिस्ट्रेट। तो उसका जो पूरी प्रक्रिया है वो अभ्यासिक जो ऐसे अपराध करता है, ठीक है, वो धारा 110 में दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संज्ञेय अपराधों को किस किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में किया गया है? तो संज्ञेय अपराधों के किया जाना रोकने के लिए धारा 151 में किया गया है, ठीक है। संज्ञेय अपराधों को रोकने की गिरफ्तारी का उपबंध किसमें? धारा 151 में। धारा 159 यहाँ पर जो है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की शक्ति, इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है, ठीक है। यही का इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, ये धारा 159 है, ठीक है। और 160 में जो है, जो साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं, साक्षियों को हाजिर होने का आदेश जो है धारा 160 के अधीन होती है, ठीक है। तो ये धारा की एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। और धारा 151 ही है जो संज्ञेय अपराधों से किए जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध करती है। नेक्स्ट है आपका बंद पत्र की शर्तें, उसमें भी रकम दुर्भव नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया की किस धारा में विहित है? 112 में, या 123 में, या 111 में, या 110 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 111 में, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा में, धारा 107 116 के अधीन कार्यवाही की रिपोर्ट किसके समकक्ष प्रस्तुत की जाएगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के, या थाना प्रभारी के, पुलिस अधीक्षक के? तो ये जो है कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समकक्ष की जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, कोई व्यक्ति जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका नाम सत्र न्यायाधीश की सूची में न हो, उच्च न्यायालय की सूची में न हो, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो, या पुलिस अधिकारी अधीक्षक की सूची में न हो। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? 565, 450, 484, या 525? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 484। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवर्तित कब हुई थी? 1 अप्रैल, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, 1 अप्रैल 1974 में, 1 जनवरी 1974 में, या 1 जून 1973 में, या 1 जनवरी 1973 में? तो इसका जो आंसर है वो अप्रैल फुल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, 1 अप्रैल 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, राजस्व कार्यों को कार्यपालिका से पृथक करना है, या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति से न्याय शक्ति प्रदान करना? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? धारा 106 में, धारा 110 में, अनुसूची 1 में, या अनुसूची 2 में? तो ये अनुसूची 1 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद
होना चाहिए, मौलिक रूप से, लिखित रूप से, या मौलिक या लिखित रूप दोनों से, या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। परिवाद का मतलब होता है क्या? कंप्लेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, पुलिस महानिरीक्षक को, या कलेक्टर को। तो ये मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि होती है 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, या 2000 रुपये। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000 रुपये। ठीक है, छोटे अपराधों का मतलब होता है कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे चोरी हो गई, चोरी की गई जो मतलब वस्तु है, संपत्ति है, उसकी रकम 2000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे अपराध होते हैं यदि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 206 के अंतर्गत होते हैं, जिनमें जुर्माना जो है 1000 रुपये लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजन करने के से संरक्षण, या आपका राज्य के खर्चे का अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना, या आपका होगा अभियोजन को वापस लेना, या आपका हो जाएगा सदाचार की परिवीक्षा पर निर्मुक्ति। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, राज्य को खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया की संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है? धारा 357, धारा 358, या धारा 357, या धारा 360। तो इसका जो आंसर है वो है धारा 358 में। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 358 में के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है। प्रतिकर देने का मतलब आप ये समझ गए होंगे, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कराता है, लेकिन मजिस्ट्रेट पाता है कि ये व्यक्ति जो है बी, ए ने जो है बी को गिरफ्तार करा, लेकिन बी व्यक्ति जिस मतलब जो अपराध के लिए इसने इसे गिरफ्तार करा बी को, वो मजिस्ट्रेट ने पाया कि वो अपराध गलत है, इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो उसलिए मजिस्ट्रेट फिर इस पर जो है दंड रखता है ए पर, वो धारा 358 के अंदर परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसे कहते हैं अन्वेषण को आपको हिंदी में मतलब इंग्लिश में पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आरोपी को गिरफ्तार करना, साक्ष्य एकत्रित करना, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रित करना। तो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इसे कहते हैं अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, या कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा, तहसील द्वारा, या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। तो ये पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल्स की प्रकृति होती है जमानते और सामान्य, जमानते और गंभीर, केवल गंभीर प्रकृति की, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है जमानते और क्या होती है? सामान्य होती है। नेक्स्ट है, 2 वर्षों से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है समन मामले से, वारंट मामले से, उपरोक्त दोनों से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है वारंट। वारंट मामले में क्या है? 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। ये इंफॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो से आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।